ओके, कल के लेक्चर में हमने संविधान की एक इंट्रोडक्शन पे बात की थी। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देख रहे थे। उन्हीं भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता थी, कल लेक्चर बीच में कट गया था, तो वो विशेषता क्या थी? जो तीसरी विशेषता थी कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान, विश्व का विशालतम संविधान, विशालतम संविधान। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान। आखिर कैसे हम भारतीय संविधान को, क्योंकि ये भी एक विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान है, आखिर हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान माना जाता है। तो जो भारतीय संविधान है वो विश्व का विशालतम संविधान इसलिए है क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बना करके तैयार किया, निर्मित किया, तब आपने देखा कल के लेक्चर में कि मूल संविधान में 22 भाग थे। जो मूल आपका संविधान था, मूल संविधान, उस मूल संविधान में आपके 22 भाग थे। जो भाग थे वो 22 थे। क्लियर? जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद वो आपके कितने थे? 395। जबकि जो अनुसूची थी, अनुसूची वो आपकी 8 थी। ये मूल संविधान है। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वहीं आप देखिएगा कि यदि वर्तमान बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 460 प्लस है, किसी किसी बुक में 463 है, किसी में 460 है, 460 प्लस मान लीजिएगा। और अनुसूचियों की अगर वर्तमान बात की जाए तो 12 अनुसूचियां। यानी भारतीय संविधान का ये खाका है। वहीं आप देखिए कि जब आप अमेरिका के संविधान में जाओगे तो अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। मूल संविधान में, वर्तमान में तो 27-28 के समथिंग है शायद, लेकिन मूल संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। वो ठीक है कि उनका व्याप जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, जब वो उसे परिभाषित करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मूल संविधान में तो केवल 7 ही अनुच्छेद है भारतीय संविधान, अमेरिका के संविधान में। यानी जहां अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, वहीं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। अब कनाडा का ले लीजिएगा, कनाडा के संविधान में मात्र 147-48 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग समथिंग में इतनी है। तो आप सोचिए कि उन देशों में इतने कम अनुच्छेद है और भारतीय संविधान में इतने अनुच्छेद है, इतने भाग हैं, इतने अनुसूचियां हैं। तो आप आराम से समझ सकते हो कि भारतीय संविधान लिखित तो है ही, नो डाउट, क्योंकि विश्व में सबसे पहले अगर लिखित संविधान की अवधारणा की अगर बात करोगे तो अमेरिका है, और अमेरिका से हमने लिखित संविधान की प्रेरणा भी ली है। वहीं को देखते हुए हमने अपना संविधान लिखा। लेकिन ये भी नो डाउट, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान है, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी बात, एक चीज ये भी देखिए, एक सवाल ये उठा कि आखिर भारतीय संविधान इतना विशाल कैसे हो गया कि अमेरिका के संविधान में, जो आपका अमेरिका वाला संविधान है, अमेरिका के संविधान में मात्र अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 7 है। अनुच्छेद 7, मात्र 7 अनुच्छेद है मूल अमेरिकी संविधान में, और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो
क्या जो संविधान निर्माण कर रहे थे, जो हमारे भारतीय संविधान को निर्मित कर रहे थे, यानी जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा बैठी थी, वो संविधान निर्माताओं की क्या मंशा, उनकी राजी ऐसी थी कि भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान बनाना, या फिर उनके सामने मजबूरियां ऐसी थी कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान बन गया। इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या था कि इसमें कई कारण जिम्मेदार होते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप नेहरू रिपोर्ट पढ़ोगे तो नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और दूसरा जो पक्ष आप देखोगे, दूसरा पक्ष कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ये खुद ही दोनों, नेहरू रिपोर्ट कह लीजिएगा चाहे भारत शासन अधिनियम 1935 कह लीजिएगा, ये खुद में एक विशाल दस्तावेज थे। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही तो कर रहे थे। तो इसको भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद जो हैं, जो 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से 245 जो अनुच्छेद हैं वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। तो आप सोचिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, नेहरू रिपोर्ट को शामिल किया गया, तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान एक विश्व का विशालतम संविधान बनना ही था। लेकिन उनकी मर्जी ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए भारत कई चीजों से विषमताओं पर आधारित एक देश है। आप जानते हो कि भारत एक भौगोलिक विषमता वाला देश है। भौगोलिक विषमताएं हैं यहाँ पे कि भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। दक्षिण भारत का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, उत्तर भारत का अलग है। तो जो उत्तर भारत के लोग हैं उनका कल्चर अलग है, जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनका कल्चर अलग है, यानी उनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी सोच भी थोड़ी अलग है। इसलिए उस संस्कृति को, सामाजिक सिस्टम को देखते हुए, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए संविधान निर्माताओं को ऐसा करना पड़ा। इसलिए भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान बन गया। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है संविधान के अनेक स्रोत। संविधान के अनेक स्रोत, यह भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। तो जो संविधान के अनेक स्रोत हैं, उन अनेक स्रोतों में आप देखिएगा दो पॉइंट आपको नजर आएंगे। एक वो जो आंतरिक स्रोत है, आंतरिक, और एक वो जो विदेशी स्रोत है। ये भारतीय संविधान में निहित है, एक आंतरिक स्रोत और एक विदेशी स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत शासन अधिनियम 1935। जबकि विदेशी, जब आप देखिएगा, जब आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब संविधान सभा बैठेगी तो संविधान सभा में कई समितियां बनेंगी, उनमें प्रारूप समिति भी बनेगी। तो जब प्रारूप समिति के सदस्यों ने बाहर जाके विदेशियों का, यानी बाहर के देशों का अध्ययन किया, उनके संविधान का अध्ययन किया, तब उन्हें जो बातें उसमें अच्छी लगी उन्होंने वो अपना ली और लाकर लगभग 60 देशों से लाकर भारतीय संविधान में ऐड कर दी। तो यहां से एक सिस्टम भी है कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है या एक गृहीत संविधान है। यह भी बात याद रखिए कि क्या भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है या फिर उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि इसमें विदेशी स्रोत भी शामिल है। क्या वाकई भारतीय संविधान उधार का थैला है गृहीत? इसके लिए डिसाइड करिए। देखिए, गृहीत और उधार का थैला, हम उधार का थैला तो भारतीय संविधान को नहीं कर सकते, हाँ गृहीत संविधान जरूर कर सकते हैं। क्यों? उधार का थैला आप भारतीय संविधान को इसलिए नहीं बोल सकते
क्योंकि देखिए, चाहे आप भारत शासन अधिनियम 1935 ले लीजिएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आप देखिए वो भी एक इतना व्यापक दायरा नहीं है। वो जो लिया गया है वो जू का तू भारतीय संविधान में नहीं है। पहले संविधान निर्माताओं ने उसे भारतीय कल्चर के अनुरूप ढाला, उसे परिवर्तित किया, उसमें कुछ बदलाव किया, तब जाकर भारतीय संविधान में ऐड किया। अगर हम जू का तू भारतीय संविधान में उसे रख देते तो हम कह सकते थे कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। लेकिन जब हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने जो अनुच्छेद, जो भी सिस्टम लिया है विदेश से, उसको अपने कल्चर, अपने सामाजिक सिस्टम के हिसाब से बदलाव करके तब भारतीय संविधान में ऐड किया। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि उधार का थैला। तो भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक भारतीय संविधान की विशेषता ये भी है, इसे समझिए ये क्या है। सार्वभौमिक मतलब सभी, वयस्क मताधिकार यानी इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, उनका सभी का जो मत का अधिकार है वो बराबर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अगर मालदार है तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम होगी। नहीं, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसलिए हर व्यक्ति के वोट की बराबर वैल्यू होगी। इसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्लियर? अगली विशेषताओं पे यदि बात करोगे तो अगली विशेषता है भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का पाया जाना यह भी एक भारतीय संविधान की बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि आप जाके देखिए, विश्व में ऐसे भी देश है जहां पे किसी को, प्रजा को बोलने की अनुमति नहीं है, वहां पर सिर्फ तानाशाही है। दक्षिण कोरिया में चले जाइए आप, बोलने की अनुमति नहीं है आपको। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रखे गए। यानी मौलिक अधिकार, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा भाग 3 में मौलिक अधिकार, तब बताऊंगा। लाइट चली गई थी चलिए, तो मौलिक अधिकार ये भी भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे जहां पे मौलिक अधिकार ही नहीं है। यानी मौलिक अधिकार देखिए नागरिकों के लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए होते हैं, और ये राज्य के और सरकार के प्रति एक गारंटी होती है कि कोई सरकार या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो जाहिर सी बात है उसका आर्थिक विकास रुक जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार रखे गए। तो भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। हालांकि अधिकार कई तरह के होते हैं, लेकिन जितने भी अधिकार होते हैं वो सब वैध होते हैं, लीगल होते हैं। इसलिए अधिकारों की कई कैटेगरी है, लेकिन उसमें भी मौलिक अधिकार जो सर्वोच्च होते हैं। यानी मौलिक अधिकार देखिए व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यानी ऐसा मानना है कि व्यक्ति मौलिक अधिकारों के बगैर अपना विकास ही नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार तो बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए, इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया। डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम भाग 3 को पढ़ेंगे। सही है? उसके बाद हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, और अगला जो बिंदु है वो है लोक प्रभुता। लोक प्रभुता ये क्या है? लोक प्रभुता, लोक माने जनता, जनता, लोक माने जनता। प्रभुता, आप जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे संप्रभुत्व, संपन्न, संप्रभु होना, प्रभुत्व यानी शासन, एक प्रकार से कह लीजिएगा शासन। यानी किसका शासन? जनता का शासन। यानी भारत में किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा। अब्राहम लिंकन ने भी दिया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसी को ग्रहित करते हैं।
तो लोक प्रभुता यानी जनता का शासन। भारतीय संविधान में जनता को, अब देखिएगा प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे तो प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना भारत के लोगों से शुरू होती है। इसलिए संविधान में मेन रूप से शासन जनता का बताया गया। क्यों? क्योंकि यही जनता सरकारों को चुन के लाती है 5 साल के लिए, और यही सरकारें आपके सामने आकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि एक मौका और दीजिएगा, और यही जनता उसे चुन के भेजती है। यही जनता पे डिपेंड करता है, सरकारें जनता पे डिपेंड करती हैं। इसलिए किसको चुनना, किसको नहीं चुनना, किसकी सरकार लानी है, किसकी नहीं लानी, ये सब किस पे डिपेंड होता? जनता पे होता। इसलिए भारतीय संविधान की ये भी एक विशेषता है कि वो लोक प्रभुता है, उसमें लोक प्रभुता को रखा गया। अगले पॉइंट पर आते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा शासन पद्धतियां। शासन पद्धतियां, देखिए यदि शासन पद्धतियों की बात की जाए तो शासन पद्धतियां मेनली जो होती हैं आपकी वो 2 होती हैं। एक होता आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा आपका होता संसदात्मक शासन प्रणाली। ये 2 तरह की शासन पद्धतियां होती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरी संसदात्मक शासन प्रणाली। हम फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। देखिए इस शासन पद्धति में जो अध्यक्ष होता वो अकेला व्यक्ति होता, सही है। देश की संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख यानी एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। देश को चलाने के लिए जो शक्तियां होती हैं, संवैधानिक शक्तियां और वास्तविक शक्तियां, वो दोनों एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास दोनों पावर होती है, वो संवैधानिक प्रमुख भी होता है और वास्तविक शक्तियां भी उसी के पास होती हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति होता है जिसके पास शक्ति होती है। और मैन ये समझिए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, यानी राष्ट्रपति के पास टोटल शक्तियां होती हैं। इसलिए राष्ट्रपति के पास टोटल शक्तियां होती है क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता, निर्वाचन वो जनता द्वारा होता, जनता द्वारा। और जनता द्वारा भी कैसा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जिस देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से, यानी स्वयं जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। इसीलिए राष्ट्रपति के पास टोटल पावर होती है, संवैधानिक पावर भी उसी के पास होती है और वास्तविक पावर भी उसी के पास होती है। यह है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। लेकिन भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है। आपको भी पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता। इसलिए भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। एक सवाल यह भी बनता है कि भारत ने संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से अपनाई? तो संसदात्मक शासन प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से अपनाई थी। ब्रिटेन से, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन भारत ने कहां से गृहीत किया उसे? ब्रिटेन से। जब औरंगजेब अपनी दक्षिण अभियान, औरंगजेब का काल आप देखिएगा 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी का औरंगजेब का काल माना जाता है।
जब औरंगजेब भारत में, ये वाला जो भारत का नीचे वाला हिस्सा, भारत में दक्षिणी अभियान चला रहा था, तब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की जा रही थी उस समय। अब आप सोच लीजिए हमारा संविधान कितने पीछे है, हम कितने पीछे थे, सही है। यानी वो उनके यहाँ 1700 में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की जा रही थी, हमारे यहाँ 1947 में जाके देश आजाद हुआ, 1950 में जाकर संविधान लागू हुआ और संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। बहरहाल मुद्दा यह है कि संसदात्मक शासन प्रणाली है क्या। तो संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती है, इसमें जो होती है, जो शक्तियां होती हैं, जो शक्ति होती है वो बटी हुई होती है, बटी हुई होती है, सही है। जबकि इसमें शक्ति बटी हुई नहीं होती है, इसमें शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होती है, यहाँ पे शक्ति बटी हुई होती है। जैसे आप देखिए कि संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र यानी एक संवैधानिक प्रमुख होता, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता। देश में जितने भी काम संवैधानिक रूप से किए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। वास्तविक शक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो वास्तविक शक्ति जब मंत्रिपरिषद के पास होती है तो मंत्रिपरिषद चुनती है लोकसभा से, और लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता। इसलिए लोकसभा से मंत्रिपरिषद चुनी जाती है और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता वो प्रधानमंत्री होता। समझिए, यानी यहां क्या होता कि यहां राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं होता, यहां जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में। क्लियर हो गई बात? सही है। तो दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली में एक व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होता, यहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता, शक्तियां बटी हुई होती हैं। जबकि संसद अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अकेला राष्ट्रपति होता और वही सर्वे सर्वा भी होता। तो एक मेन फर्क ये भी देखिएगा कि आप देखते हो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे यहाँ पे वो प्रत्यक्ष नहीं होता। आप कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए? कभी नहीं। हम जिन्हें जो है संसद में भेजते हैं चुन करके, वही लोग जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी संसदीय शासन प्रणाली में, संसदात्मक शासन प्रणाली में जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। जबकि प्रधानमंत्री के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। वो इलेक्ट होकर आता, वो चुन के आता, प्रधानमंत्री चुन के आता। हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली में चुन के ही आता। इसलिए वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में, जबकि संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। क्लियर हो गई बात? सही। तो यहां एक व्यक्ति होता, यहां पे एक व्यक्ति नहीं होता, यहां पे शक्तियां बटी हुई होती हैं। दोनों शक्तियों को अलग से समझ लीजिएगा। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली दोनों की विशेषता आपको पता चल गई होंगी, क्या कहानी है। सही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों को आप आराम से जो है परिभाषित कर दोगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली में मूलभूत अंतर क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता, एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है। यहाँ एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है, यहाँ तमाम शक्तियां बटी हुई होती हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक।
टोटल शक्तियां बटी हुई होती है। आप किसी के उसमें जाकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रधान के उसमें जाकर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो जो कर रहा ठीक है, लेकिन संवैधानिक जांच होगी कि जो किया जा रहा है वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है, वो संविधान की मर्यादा में है या नहीं है, उस चीज की जांच जरूर की जाएगी। क्यों? क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी विधि अगर आप बनाते हो तो वो संविधान को पूर्णतः फॉलो करती हो, अगर ऐसा नहीं करेगी तो निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन एक बात ये भी जानते रहिए इसी के साथ कि संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो होता है वो चुन करके आता है, लेकिन हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली, जहां से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया है, उनकी संसदात्मक शासन प्रणाली और हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली में एक मूलभूत अंतर ये है कि हम जो अपना प्रमुख चुनते हैं उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, गणना के द्वारा। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन। लोक माने जनता, लोकतंत्र अभी आपको बता था, लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र माने सिस्टम, यानी जनता का सिस्टम है। और क्या लिखा रहता भारतीय संविधान में? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ये जो जनता का तंत्र है किस तरीके से? गणना के द्वारा। यानी हम अपना प्रमुख जो चुनेंगे वो गणना के द्वारा, वोटिंग के द्वारा चुनेंगे, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में जो राजा होता वो वंशानुगत होता। ये मूलभूत अंतर भी है हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नो डाउट के संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, लेकिन वो चुनकर का आता। संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष चुना जाता प्रधानमंत्री को, लेकिन वहीं ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, वो वंशानुगत होता। पिता राजा, उसके बाद बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, यानी वंशानुगत चला आता, वंश के हिसाब से चला आता। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो चुन करके आएगा। क्लियर? तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको भारतीय संविधान के कुछ शब्दों पे जो है, क्योंकि बाद में वो शब्द आपको परेशान करते, इसलिए मैंने भारतीय संविधान की आपको विशेषता बताई, यानी कि क्या भारत किस तरीके से भारतीय संविधान एक विशेष है, कैसे भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है, कैसे वो लिखित है, क्या लिखित होता, क्या है लिखित होता, उन सब पे हमने चर्चा की। तो कल जब हम बात करेंगे तो कल हम संविधान का पहला पन्ना खोलेंगे, और संविधान के पहले पन्ने पर आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना लिखी है, और प्रस्तावना के बारे में ऐसा कहा जाता कि संविधान की आत्मा है। इसलिए कल संविधान की आत्मा से मिलिएगा, पर डरिएगा मत। आत्मा है, अच्छी चीज है। इसलिए कल भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को रखा। ठीक है? तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहूंगा। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई भी सिस्टम आपको लग रहा हो कि स्पीड तेज है या धीमी है, कोई भी सिस्टम हो या कोई आपको कुछ बोल रहा हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सही है? मैं कमेंट पढ़ता हूँ। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड कराऊंगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कराऊंगा, जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड कराऊंगा तभी आपके पास मैसेज पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप उसे पढ़ सकें। अभी थोड़ी देर में मैं साइंस की वीडियो डाल दूंगा, फिर मैथ की भी डालूंगा। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं बाकी कल।